नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में निवेश करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और आज हम डिस्कस करेंगे जो आरबीएल बैंक का रिजल्ट आया था Q3 2020 का। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आरबीएल बैंक के बारे में मैंने पहले ही काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जो आप देख सकते हो। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो क्वार्टर हुआ Q3 2020, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे थे, उनका जो ऑपरेटिंग लेवल पे क्या परफॉर्मेंस था, इसके अलावा उनके ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए कितने थे, उन्होंने कितने प्रोविजंस किए हैं, ये सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा भी जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं बैंकिंग स्टॉक को स्टडी करने के लिए, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में कंक्लूड करेंगे कि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा है और फिलहाल में ये जो वैल्यूएशन है उसमें जो स्टॉक है उसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे आप उनका रिजल्ट देख सकते हो, जो रिजल्ट उन्होंने डिस्क्लोज किया है दिसंबर क्वार्टर का, यानी Q3 2020 का। तो अलग अलग उन्होंने चीजें यहाँ पे मेंशन की है। तो यही चीजें हम आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे उनके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसमें। तो आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने Q3 2020 के जो हाईलाइट्स है उसके बारे में बताया है। तो उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है कंपेयर टू YoY, यानी लास्ट ईयर का क्वार्टर, यानी 2019 का Q3, तो उसके कंपैरिजन में उनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 41% से ग्रो हुआ है और फिलहाल में वो 923 करोड़ का है। कोर फी इनकम आप देखोगे तो 37% से ग्रो हुआ है। टोटल इनकम जो उनका है जो वो भी 37% से ग्रो हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उनके 47% से ग्रो हुए हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे उनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो वो 70% से कम हुआ है और फिलहाल में वो सिर्फ 70 करोड़ का है। तो इसके जो रीजंस है हम आगे जाके देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने जो एडवांसेस है, यानी उन्होंने जो टोटल लोन्स दिए हैं उसका जो डिस्क्लोजर यहाँ पे दिया है। तो करंटली कंपनी की जो लोन बुक है वो टोटल 59,635 करोड़ की है, जिसमें 20% का YoY ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 2% का ग्रोथ हुआ है। इसमें जो होलसेल की बुक है, यानी होलसेल में उन्होंने जो अलग अलग लोन्स दिए हैं वो 29,290 करोड़ के हैं, जिसमें सिर्फ 3% का YoY ग्रोथ हुआ है, यानी कंपेयर टू लास्ट ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डीग्रो हुआ है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है या जो बड़े उन्होंने लोन्स दिए हैं उसमें काफ़ी स्ट्रेस है। जो नॉन होलसेल, इसका मतलब उनके जो रिटेल के लोन है या इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया या डेवलपमेंट बैंक, ये सारा मिला के उनकी जो टोटल करंट लोन बुक है वो 30,345 करोड़ की है और ईयर ऑन ईयर इसमें 42% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का ग्रोथ हुआ है। डिपॉजिट्स में आप देखोगे तो वो टोटल 62,907 करोड़ के है, जिसमें YoY आप देखोगे तो 21% का ग्रोथ हुआ है। कासा, इसका मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के उनके जो टोटल आप देखो तो जो डिपॉजिट्स है वो 16,855 करोड़ के है, जिसमें YoY 31% का ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिर्फ 1% का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद में आप यहाँ पे की इंडिकेटर देख सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देखोगे तो उनका रिटर्न ऑन असेट्स है वो Q3 2020 में सिर्फ 0.32% का है और वही आप कंपेयर करोगे Q3 2019 में वो 1.27% का था, यानी काफी यहाँ पे उसका डिक्लाइन हुआ है। सिमिलरली आप उनका नेट प्रॉफिट कंपेयर करोगे Q3 2019 में वो 225 करोड़ का था और अभी वो सिर्फ 70 करोड़ का है। इसके बाद आप उनके जो एडवांसेस है, यानी उनके जो लोन बुक का ग्रोथ यहाँ पे देख सकते हो। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन बुक जो उनका है वो कैसे ग्रो हुआ है। जब भी उनका 2017 में लोन बुक सिर्फ 26,773 करोड़ का था और फिलहाल में Q3 2020 में वो 59,635 करोड़ का हुआ है, यानी 3 ईयर्स में आप देखोगे तो उन्होंने अपना जो लोन बुक है वो लगभग डबल से थोड़ा ज़्यादा किया है। इसके बाद में आप देख सकते हो उनका जो ब्रेकअप है, इसका मतलब एडवांसेस यानी जो लोन्स है वो कौन से अलग अलग सेगमेंट्स में लिए हैं। तो इसमें CIB, इसका मतलब कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंक, जिसमें आप देखोगे तो टोटल लोन बुक का 35.6% है। इसके बाद में CB यानी कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक्स में आप देखोगे तो 13.5% का एक्सपोजर है। इसके बाद में जो रिटेल असेट्स है वो रिटेल असेट्स 36.7% के हैं, जो फिलहाल में उनका जो लोन बुक है उससे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रिटेल असेट से ही आ रहा है। इसके बाद में DBI एंड FI, इसका मतलब डेवलपमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसके बाद में आप डिपॉजिट ब्रेकअप देखोगे तो सबसे ज्यादा डिपॉजिट ब्रेकअप टर्म डिपॉजिट से, इसका मतलब जो FDs होती है वो 73.2% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। इसके बाद में जो सेविंग डिपॉजिट्स है वो 16.4% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और जो करंट डिपॉजिट्स है यानी करंट अकाउंट्स है जिसमें कोई भी इंटरेस्ट बैंक देती नहीं है वो 10.4% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टोटल जो उनके जो डिपॉजिट्स है उनका। इसके बाद में हम बैंक के और कुछ डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उनका जो कॉस्ट टू इनकम का रेशो है वो लगभग 48% का है और इसके बाद में आप Q3 से कंपेयर करोगे तो 51% का है, यानी थोड़ा कम हुआ है। पर मैनेजमेंट का ये गाइडेंस है कि वो लगभग 50% के आसपास हो सकता है आगे कुछ क्वार्टर्स में। यहाँ पे आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखोगे तो Q3 2020 में उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.6% के है कंपेयर टू Q3 2019 में वो 4.1% का था
और क्वार्टर टू 2020 में वो 4.3% का था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसका मतलब बैंक अपने जो कस्टमर्स है यानी जो लोन्स देती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज करती है उसका, और बेसिकली जो कासा प्लस जो टर्म डिपॉजिट्स होती है यानी जो कस्टमर्स को बैंक बेसिकली इंटरेस्ट पे करती है, इसका वो डिफरेंस होता है। इसका मतलब बैंक सपोज 10% से लेंडिंग कर रही है यानी लोन दे रही है, और उनका जो कासा प्लस टर्म डिपॉजिट सपोज 5% का है, तो 10 - 5 यानी 5% उनका जो टोटल इंटरेस्ट मार्जिन होगा। इसके बाद आप उनके रिटर्न ऑन असेट देखोगे तो वो सिर्फ 0.32% के है, जो लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 2019 लास्ट ईयर का क्वार्टर, उसमें वो 1.27% के थे। और आप देखो तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी कम हो गया है, वो सिर्फ 3.1% का है, जो लास्ट ईयर में 12.4% का है। इसके बाद में आप देखोगे तो ये जो लोन बुक है इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस किया कि ये जो एडवांसेस है इसका मतलब टोटल उनकी लोन बुक। उसके बाद आप उनका कासा एज अ परसेंटेज देखोगे तो वो फिलहाल में 26.8% का है, और वो लास्ट ईयर में आप देखोगे यानी दिसंबर 2018 में वो 24.6% का था, यानी आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर कासा में ग्रोथ हुई है। पर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप देखोगे तो एक मेजर प्रॉब्लम उनको आया है, उनके ग्रॉस लेवल के एनपीए काफ़ी बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर में वो 1.38% के थे और फिलहाल में वो आप देखोगे तो 3.33% के हुए हैं। पहले आप देखोगे तो जो विश्ववीर रहूजा है उन्होंने कहा था कि ये जो उनके जो टोटल एनपीएस है वो लगभग बढ़ सकते हैं 2% या 2.25% लास्ट क्वार्टर में। एक्चुअली वो लास्ट क्वार्टर में 2.5% से भी बढ़ गए थे, लगभग 2.6% के हो गए थे, और उससे भी बढ़ के आप फिलहाल में देखोगे तो 3.33% के हो गए हैं। सिमिलरली आप उनके नेट लेवल के एनपीए देखोगे तो वो करंट क्वार्टर में 2.07% के हैं और लास्ट क्वार्टर में वो 0.72% के थे। इसके बाद में आप उनका पीसीआर देखोगे तो वो 58.1% का है, जो लास्ट क्वार्टर में यानी लास्ट ईयर में वो 63.2% का था, और सितंबर 2019 के क्वार्टर में वो 58.4% का था। CRAR इसका मतलब बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशो होता है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो उन्होंने काफ़ी मेंटेन किया है, 16.1% का मेंटेन किया है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली आप देखो तो एक फंड रेजिंग किया था लगभग 2700 करोड़ का, और इसीलिए आप देखोगे तो उनका लास्ट क्वार्टर यानी सितंबर 2019 यानी क्वार्टर 2 2020 के कंपैरिजन में फिलहाल में जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो बढ़ गया है, और ये बैंक के लिए एक अच्छा है। इसके बाद आप उनकी टोटल लोन बुक देख सकते हो। तो पहले हो गया C&IB, इसका मतलब कमर्शियल एंड इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, जिसमें आप टोटल लोन बुक देखोगे तो 21,260 करोड़ की है। इसके बाद में CB यानी कमर्शियल बैंक, और ये दोनों मिला के उनके बेसिकली होलसेल की लोन बुक हो जाती है जो 29,290 करोड़ की है, और इसमें आप YoY देखोगे तो 3% ही सिर्फ ग्रोथ हुई है। रिटेल असेट में अलग अलग आ जाते हैं, तो रिटेल असेट में आप देखोगे तो टोटल उनकी जो लोन बुक है वो 21,874 करोड़ की है। इसके बाद में DBI एंड FI में माइक्रो बैंकिंग, IFI और MSME आ जाती है, जिसके जो टोटल अमाउंट है वो 8,470 करोड़ की है, जिसमें 25% की YoY ग्रोथ आई है। और जो नॉन होलसेल आप टोटल करोगे रिटेल असेट्स प्लस DBI एंड FI इसका मतलब डेवलपमेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो इसका जो टोटल हो गया वो 30,345 करोड़ का है। तो नॉन होलसेल प्लस होलसेल का टोटल आप नीचे देख सकते हो जो 59,635 करोड़ का है, और YoY उसका आप देखोगे तो ग्रोथ जो है वो 20% का है, यानी उनकी जो टोटल लोन बुक है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 20% ग्रोथ हुई है। और दिसंबर 2018 के क्वार्टर में जो लोन बुक थी वो कंप्लीट लोन बुक 49,893 करोड़ की थी। इसके बाद में हम उनके कुछ एनपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो मूवमेंट ऑफ एनपीएस उन्होंने लिखा है ग्रॉस लेवल के एनपीएस। तो ओपनिंग बैलेंस में ये जो फिगर्स है वो 1,539 करोड़ की है, जो उन्होंने लास्ट क्वार्टर के क्लोजिंग बैलेंस से लिया है। उसके बाद में उन्होंने कुछ एडिशन दिखाए जो 1,048 करोड़ के है। बाद में टोटल उन्होंने राइट ऑफ्स लिए है 443 करोड़ के, और क्लोजिंग जो बैलेंस है वो लगभग 2010 करोड़ का है। और यही आप सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो सितंबर क्वार्टर में उनके जो ग्रॉस लेवल के एनपीए थे वो 1,539 करोड़ के थे, और लास्ट ईयर में यानी दिसंबर 2018 में वो सिर्फ 696 करोड़ के थे। और इसीलिए आप देखो तो उनके जो करंट एनपीए है ग्रॉस लेवल के एनपीए का परसेंटेज वो 3.33% है। सिमिलरली नेट एनपीए आप कंपेयर करोगे तो जो सितंबर क्वार्टर था उसमें 912 करोड़ के थे, उसके कंपैरिजन में फिलहाल के क्वार्टर में वो 1,236 करोड़ के हो गए हैं। और लास्ट ईयर में यानी दिसंबर 2018 में ये उनके जो टोटल नेट एनपीए है वो सिर्फ 358 करोड़ के हैं। इससे हमें यही दिख रहा है कि कॉर्पोरेट जो सेक्शन है उसमें काफ़ी स्ट्रेस है, और इसीलिए जो एग्रेसिव लोन बैंक ने पहले दिए हैं उसके रिगार्डिंग उनको अभी फिलहाल में कुछ स्ट्रेस आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसके बाद में आप राइट साइड में देख सकते हो कि कौन से लोन के बेसिकली कितने एनपीए हुए हैं। तो पहला हो गया C&IB, इसका मतलब कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग,
ये कॉर्पोरेट लेंडिंग का एक पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा उनके एनपीएस है जो 1375 करोड़ के है। सीबी यानी कमर्शियल बैंकिंग में थोड़े कम है, सिर्फ 62 करोड़ के है। और उसके बाद में रिटेल असेट्स में आप देखोगे तो रिटेल असेट्स में उनके जो टोटल एनपीएस है ग्रॉस लेवल के वो 475 करोड़ के है। और बाद में डीबी एंड एफआई में करंटली आप देखोगे तो 97.6 करोड़ के है। तो इसका ही टोटल जो है वो 2010 करोड़ का है जो हमने पहले देखा था क्लोजिंग बैलेंस 2020 क्वार्टर 3 का यानी दिसंबर 2019 का। तो नीचे उन्होंने टोटल में भी लिखा है कि जो ग्रॉस लेवल के एनपीएस है वो 3.33% के है जो पहले लास्ट ईयर में 2.6% के थे। तो यहाँ पे आप उनके कासा के डिटेल्स देख सकते हो और उन्होंने टोटल डिपॉजिट्स के भी डिटेल्स दिया है। तो टोटल डिपॉजिट्स आप देखोगे तो दिसंबर 2018 में वो 52,187 करोड़ के थे जिसमें कासा परसेंटेज 24.6% का था और कासा जो टोटल अमाउंट है वो 12,821 करोड़ का था। जो फिलहाल में आप देखोगे यानी दिसंबर 2019 में देखोगे तो टोटल उनके जो डिपॉजिट्स है वो 62,907 करोड़ के हो गए हैं जिसमें जो कासा है करंट और सेविंग अकाउंट्स वो 16,855 करोड़ है और जो रेशो आप देखोगे परसेंटेज के टर्म्स में वो 26.8% का है यानी यहाँ पे उन्होंने ग्रोथ किया है। इसके बाद में आप उनका कॉस्ट ऑफ फंडिंग देख सकते हो। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है कि उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसमें कुछ ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है और कॉस्ट ऑफ फंड लगभग 6.6% के करंट क्वार्टर में है। और आप देखोगे तो उनका जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल है कंपेयर टू लास्ट उनके जो अलग अलग क्वार्टर्स है। इसके बाद आप यहाँ पे उनके जो टोटल ब्रांचेस देखोगे तो बैंक के पास टोटल करंटली 371 ब्रांचेस है। इसके अलावा जो टोटल बीसी ब्रांचेस है वो लगभग 1245 टोटल उनके बीसी ब्रांचेस है। यहाँ पे आप उनके जो क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ देख सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड में बेसिकली आप देखोगे तो उनका बजाज फाइनेंस के साथ एक टाई अप है और इसकी जो डिटेल्स है मैंने एक अलग वीडियो में दिए हैं। तो टोटल कार्ड्स इन फोर्स देखोगे तो 2.51 मिलियन की है और फिलहाल में क्वार्टर 3 2020 में आप देखोगे तो उन्होंने एडिशनल 0.33 मिलियन जो कार्ड्स है वो इशू किए हैं। और यहाँ पे भी आप देखोगे थोड़ा कम ग्रोथ हुआ है। मैक्सिमम जो ग्रोथ था वो क्वार्टर 1 2020 का हुआ था, उसके बाद में क्वार्टर 2 में थोड़ा कम हो गया और क्वार्टर 3 में भी और थोड़ा कम हो गया। तो इससे हमें दिख रहा है कि कुछ स्ट्रेस जो आ रहा है वो रिटेल साइड से भी आ रहा है, पर कंपैरेटिवली ये जो स्ट्रेस है वो काफी कम है कंपेयर टू कॉर्पोरेट यानी जो होलसेल लेवल के जो लोन्स उन्होंने दिए हैं। तो आरबीएल बैंक का रिजल्ट हमने फिलहाल में डिस्कस किया। तो ये डिस्कस करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि उनका जो टोटल परफॉर्मेंस है वो कॉर्पोरेट लोन्स की वजह से काफी अफेक्ट हो चुका है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। उनके आप टोटल एनपीएस देखोगे तो उनके एनपीएस काफी बढ़ गए। इसके अलावा उन्होंने प्रोविजंस भी हायर प्रोविजंस किए हैं और एक बार ये उनका कॉर्पोरेट लेंडिंग का जो साइकिल है वो टर्न अराउंड हो जाता है, इसका मतलब उसमें कुछ रिकवरी होती है तो ये जो स्टॉक है उसको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। पर फिलहाल में मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और इसीलिए जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लेंडिंग के स्टॉक है जनरली मैं उनको अवॉइड करता हूँ। और पर्टिकुलरली आप देखोगे तो इंडसइंड बैंक में कुछ इशू हो गया, उसके बाद में आरबीएल बैंक के जो रिजल्ट्स है वो भी इतने अच्छे नहीं रहे और मुझे ये एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके मे बी यस बैंक के जो रिजल्ट्स है वो भी इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो ये तीनों जो बैंक्स है उसमें अपने जो लोन्स है उन्होंने काफी ज्यादा जो लोन्स है वो कॉर्पोरेट सेक्टर यानी होलसेल सेक्टर के जो लोन्स है उन्होंने दिए हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे आप देखो तो काफी स्ट्रेस दिख रहा है, पर यहाँ पे आप उनका रिटेल सेक्शन देखोगे यानी रिटेल क्लाइंट्स को उन्होंने जो लोन्स दिए है वो बेसिकली काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है कंपेयर टू उनका जो कॉर्पोरेट लेंडिंग का सेक्टर है। तो मुझे लगता है कि जो रिटेल बेस्ड बैंक्स होगी वो मे भी अच्छी तरीके से थोड़ा परफॉर्म कर सकती है, पर जो बैंक्स है जिसमें आप देखो तो काफी एग्रेसिवली उन्होंने लोन्स दिए हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोन्स हो गए या उनके जो होलसेल सेक्टर के लोन्स है, जो बड़े साइज के लोन्स होते हैं उसमें में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं और जो बैंक्स है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो सकती है। इसके अलावा उनके जो टोटल एनपीएस हो गए ग्रॉस लेवल और नेट लेवल के एनपीएस वो भी काफी बढ़ सकते हैं और इस समय वो सपोज कैपिटल रेज नहीं कर पाते तो आगे जाके मे बी उनको कुछ प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि ऐसे जो वीडियोस है आप फ्यूचर तो आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो अलग अलग ऐसे जो वीडियोस है आप मेरे चैनल पे इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग देख सकते हो।